नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। और पॉलिटी की इस सीरीज में आज हम भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे और इस क्रम में हम जानेंगे कि कैसे हमारे संविधान का विकास क्रम दर क्रम हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया? कंपनी पे जो है संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण किया गया ताकि वो मनमानी भारत में ना कर सके, इसलिए संसदीय नियंत्रण किया गया। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल। हाँ, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे बने बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो 1773 के तहत जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न बनता है कि गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना दिया गया। और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वो थे वारेन हेस्टिंग थे। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में काम करने लग गए। जो गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद का गवर्नर जनरल था उसके लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें क्या किया गया कि जिसमें पांच सदस्य होते थे, जिसमें टोटल 5 सदस्य होते थे, जिसमें 4 अन्य सदस्य होते थे और एक गवर्नर जनरल को मिला के टोटल 5 सदस्य लेते थे। और जो निर्णय होता था बहुमत के आधार पर लिया जाता था। जैसे कि भारत में अगर वो रूल कर रहे हैं तो भारत में कुछ नियम अगर बनाना है या कानून बनाना है तो ये परिषद ही जो थी वो कानून का निर्माण करती थी। और जो कोई भी चीज़ अगर निर्माण होता था परिषद के द्वारा तो बहुमत से होता था। तो चार अन्य सदस्य होते थे परिषद में और एक गवर्नर जनरल को मिला के टोटल 5 सदस्य होते थे। तो अगर 3 वोट कहीं पे चला गया तो उन्हीं मतलब उनका मत जो है पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा। अगर 3 मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि निर्णय जो परिषद लेता था कोई भी कानून बनाने का वो बहुमत के आधार पर लेता था। यानी कि जो बहुमत में जो अगर 5 जन में अगर 3 जन किसी एक बिल को सपोर्ट कर दिए तो वो बिल पास हो जाएगा। ऐसा होता था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश बने वो एलिजा इम्पे बने तथा चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड अन्य 3 न्यायाधीश बने। याद रखिएगा। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थान बनाए गए। एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जो निवेशकों का समूह था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निवेशक थे उनका जो मतलब कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनाई गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे वो निवेशकों का समूह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे पैसा लगाती थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 सदस्य होते थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य चुन के आते थे वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा उनका चुनाव किया जाता था। 24 सदस्य में से एक अध्यक्ष होता था जो कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष होता था। याद रखिएगा, ये जो 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 होते थे उसमें जो एक अध्यक्ष होता था वो कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता था। याद रखिएगा। और जो ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुन के आते थे ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा चुन के आते थे, जो कि एक निवेशकों का समूह था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत संसदीय नियंत्रण जो था मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश सरकार द्वारा और बढ़ा दिया गया। और इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य होते थे। और 6 सदस्यों का जो अध्यक्ष होता था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। याद रखिएगा। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे और 6 सदस्यों का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट होता था, उसका सदस्य होता था जो इसका अध्यक्ष होता था। तो इसके तहत क्या हो गया कि कंपनी पे संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। और इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का जो अधिकार था उसमें वृद्धि हुई। वो कैसे हुई वृद्धि? जैसे कि पहले कोई भी डिसीजन अगर लेना होता था तो पहले आप जानते थे कि 4-1-5 सदस्य होते थे तो वो बहुमत के आधार पर, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 सदस्य और 5 सदस्य होते थे। तो इसमें बहुमत के आधार पे होता था कि मान लीजिए कि 3 जन अगर उधर, 4 में से 3 जन ही उधर चले गए और 2 ही जन इधर है, और एक मतलब एक गवर्नर जनरल के
साइड में एक ही अगर आदमी आते हैं और 3 सदस्य अलग हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता था कि गवर्नर जनरल का जो थी था कोई भी डिमांड था या कोई भी चीज़ था वो उनके कहे मुताबिक नहीं होता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर कोई भी कानून या कोई भी चीज़ जो अगर ये गवर्नर जनरल पारित करना चाहता है, इसमें तो 3 सदस्य, 4 सदस्य, अगर 2-2 का टाई भी हो जाता है, मान लीजिए एक एक जन 2-2 का, जैसे कि बता दे रहे हैं, ऐसे देखिए अभी 4 सदस्य हैं, तो कोई कानून लाया गया तो 2 बोल दिया कि हाँ कानून बनना चाहिए, 1 बोल दिया कि 2 बोल दिया कि नहीं कानून नहीं बनना चाहिए। तो 2 में से जैसे कि इसमें तो 1 सदस्य प्लस 1 सदस्य है, मान लीजिए इसमें 1 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल थे, टोटल ये मिला के 2 हो गए। तो जिस साइड में गवर्नर जनरल अपना मत देगा, अगर ये 2 वाले में गवर्नर जनरल है तो वो गवर्नर जनरल का मत ही पास होगा, याद रखिएगा। तो इसके तहत क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का अधिकार था इसमें वृद्धि हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल जिस साइड में रहता उस साइड का ही बात पास हो जाता। इसलिए कहा गया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुआ। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसके तहत क्या किया गया, जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। हाँ, जो ये बोर्ड ऑफ, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई जिसमें 6 सदस्य थे और उसका एक जो अध्यक्ष था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो उसको जो वेतन भत्ता जो दिया गया वो भारतीय कोष से मिलने लग गया। किस चार्टर एक्ट के तहत, ये 1793 चार्टर एक्ट के तहत, याद रखिएगा। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय तथा चीनी को छोड़कर। जो यहाँ पे इंडिया में जो मतलब इधर जो वेस्ट इंडियन इंडिया में जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जितने भी कंपनी, मान लीजिए जितने भी व्यापारी इंग्लैंड में थे, अब सब इंडिया में। पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चार्टर मिला था कि वो इंडिया में आकर के व्यापार कर सकता है। इस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम कर सकता है। लेकिन 1873 चार्टर एक्ट जब आया तो इसके तहत क्या कर दिया गया कि अब इसका जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया। अब इंग्लैंड से कोई भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकता था, कोई भी व्यापारी आके इंग्लैंड का। लेकिन क्या कर दी, सिर्फ चाय और चीन के साथ जो है छोड़कर, चाय तथा चीन को छोड़कर सारा जो एकाधिकार था, चाय और चीन का अधिकार रहने दिया गया। एकाधिकार कि चाय और चीन के साथ जो इसका एकाधिकार, मतलब जो व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वो रहने दिया गया। बाकी सारा जो था वो खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी जो ब्रिटेन का होगा वो यहाँ के व्यापार कर सकता था। इस एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख का व्यय कंपनी द्वारा किया गया। हाँ, तो याद रखिएगा। तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत हमारा जो मतलब ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश कंपनी, वो हमारे भारत में शिक्षा के तहत 1 लाख का व्यय कंपनी द्वारा किया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट मिली। हाँ, तो ये प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि ईसाई मिशनरी जो थे वो भारत में आने की छूट किस एक्ट के तहत मिला, तो वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की छूट मिल गई, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी का जो था चार्टर या मतलब अधिकार जो व्यापार करने का ये भारतीय उपमहाद्वीप में, वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। और 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत क्या हुआ कि पहले तो था कि एकाधिकार खत्म कर दिया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़ा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि चीन के साथ और चाय का भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चीन और चाय के मामले में भी ब्रिटेन के सब व्यापारी आकर के यहाँ पे व्यापार कर सकते थे, उनका भी एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या हो गया कि कंपटीशन बढ़ने वाला था।
जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जाति वर्ग के आधार पर जो सरकारी चयन में भेदभाव होता था वो समाप्त कर दिया गया। अब अगर सरकारी ओहदे पे कोई भी जाएंगे तो उनका जाति वर्ग नहीं पूछा जाएगा। जो भी एलिजिबल होंगे, जो भी अच्छे कार्य करेंगे या जो भी उसके लिए कैपेबल होंगे वो उस पोस्ट पे चले जाएंगे। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बोला गया। मतलब जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल याद रखिएगा, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर। किसके तहत? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जनरल। तो याद रखिएगा। और जो इसमें जो हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, याद रखिएगा। और जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ये याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोष्ठ डाल के यहाँ पे नोट कर दिया था। परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। हाँ दोस्तों, अब जो परिषद था, जो 4 जन का परिषद था इसका हमारे इसका क्या बोलते वाइसराय का, उसमें एक विधि सदस्य को भी जोड़ा गया। और जो प्रथम विधि सदस्य बने वो कौन बने? मैकाले बने, याद रखिएगा। तो भारत में जो प्रथम विधि सदस्य थे वो मैकाले बने। और 1833 एक्ट के तहत 1843 में एलन ब्रो द्वारा दास्ता समाप्त कर दी गई। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1833 एक्ट के तहत क्या दास्ता तो समाप्त कर दी गई थी। कब? 1843 में एक्ट लाया गया 1843 में, लेकिन लागू कब हुआ? पूर्णतः जो खत्म हो गई वो 1843 में एलन ब्रो द्वारा दास्ता को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, पूछता है कि दास्ता को किसने समाप्त किया? तो दास्ता को एलन ब्रो ने समाप्त किया। और किस एक्ट के तहत? 1843 एक्ट के तहत 1843 में एलन ब्रो द्वारा दास्ता को समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को 24 से 18 कर दिया गया। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसमें टोटल 24 जन थे जो कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर द्वारा चुने जाते थे, जो मैंने बताया था आपको। तो वो जो अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको अब क्या किया कर दिया गया? 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। अधिकारों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, याद रखिएगा। अब अधिकारी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का अब आगमन यहाँ पे हो गया है। अब अधिकारी बनने के लिए यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाने लगी। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला। जो विधि सदस्य थे, जो मैंने बताया कि 1800 जो ये देखिए 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके तहत परिषद में एक विधि सदस्य आया और वही विधि सदस्य को जो पूर्णतः सदस्य का दर्जा मिला वो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत मिला। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा कि जो शासन जो होगा हस्तांतरित होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में। तो भारत शासन अधिनियम 1857 के तहत क्या हुआ? इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। याद रखिएगा, अब जो था सत्ता का जो पूरा अधिकार था अब कंपनी के हाथों से छीनकर कहाँ दे दिया गया? ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। याद रखिएगा। भारत सचिव का पद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह पर किया गया। पहले क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को खत्म कर दिया गया और उसके जगह पे भारत का सचिव पद का सृजन किया। भारत का जो सचिव पद है इसका सृजन किया गया। किसको हटाकर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाकर। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। तो याद रखिएगा, जो भारत जो सचिव बना, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी ये एक सदस्य होता था, वो उस एक पद का सृजन हुआ। और ये जो सचिव थे, भारत के सचिव, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे, ये 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से भारत पर शासन करते थे। याद रखिएगा, जो कि भारत परिषद के नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा,
एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि अभी जो हमारा कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसी तरह से ये जो भारत परिषद का एक भारत परिषद का एक सृजन हुआ, और इसके जो चीफ होंगे, इसके जो अध्यक्ष बने वो भारत के राष्ट्र सचिव के रूप में बने, जो कि ब्रिटिश सरकार के संसद के होते थे, एक मंत्रिमंडल के होते थे। और उन्हीं यही भारत परिषद की सहायता से क्या किया गया, भारत पे शासन करने लगा कौन, भारत का राज सचिव। याद रखिएगा, सचिव को ऑफिस का व्यय भारत के होम चार्जेस के रूप में। हाँ, तो याद रखिएगा, जो सचिव जो होता था, जो 15 सदस्य की एक परिषद के द्वारा जो भारत पे शासन करता था, उसका जो ऑफिस का जो व्यय होगा वो भारत से लिया जाएगा होम चार्जेस के रूप में। याद रखिएगा, जो कितने, देखिए कितना चालाक है ये। तो एक तो कि हम लोग पे राज कर रहे हैं, और सब कुछ राज करने के लिए भी जो भी अपना जो नया, अगर कोई अधिकारी राज करने के लिए एक अपनी सहूलियत के लिए कोई अगर अधिकारी रख रहे हैं, तो उसका जो चार्ज होगा वो भी हमारे देश से ही ये वसूलते थे ये अंग्रेज। कितने चालाक थे ये सोचिए। और यहाँ, और इसके तहत जो क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1857 के तहत जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वाइसराय बना दिया गया। और जो प्रथम जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1858, और इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया, और भारत के पहले जो वाइसराय हुए वो हुए लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 पे आते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अब एक जो पहले जो था भारतीय विधि सदस्य तो पहले भी था, लेकिन 1858 जब आया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके एक भारत का राज सचिव नियुक्त किया गया। तो अब क्या किया गया कि भारत का जो वित्त सचिव था उसे पुनः नियुक्त किया गया वाइसराय के परिषद में। तो अब क्या हो गए, पहले तो 4 थे ही, एक राज सचिव हो गए और एक विधि सदस्य हो गए। तो अब टोटल कितने जन हो गए, टोटल जो वाइसराय के परिषद में हो गए वो 6 जन हो गए। विधानसभा की, देखिए विधानसभा की स्थापना हो गई है किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधानसभा की स्थापना हुई। वाइसराय ने अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। हाँ, तो याद रखिएगा, जो वाइसराय था भारत का, उसको अपने परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। याद रखिएगा, जैसे कि अभी फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि हमारा जो राष्ट्रपति है जिसे मनोनीत नहीं करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को, उसी तरह सेम टू सेम देखिए यहाँ भी, जैसे हम लोग का इसका नाम ही है भारत का संवैधानिक विकास। तो हर चीज को आप अच्छे से के धरले से पढ़िए, इसको देखिए कि कितना मतलब कैसे एक एक चीज हम लोग अडॉप्ट करके धीरे धीरे अपने देश का एक संविधान को निर्माण किए हैं। तो भारत का जो वाइसराय था वो अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। उसको ये अधिकार था किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। वाइसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार। हाँ दोस्तों, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। देखिए अभी क्या है, हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगर कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, अगर कोई भी संसद का सेशन नहीं चल रहा है, संसद का ये नहीं हो रहा है और कोई कानून लाने का जरूरत है, तो इमरजेंसी में हमारा राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद क्या होता है, वो कानून बन जाता है। तो क्या होता है, तो उसी तरह कुछ विकट परिस्थिति में, तो देखिए कहां से लिया गया है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो लिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1861 से, जो वाइसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। कौन, भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 पे। कम से कम 10 अधिक से अधिक 16 की नियुक्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, विधि परिषद या कार्यकारी परिषद में वाइसराय चुन सकते थे। कम से कम 10 को या अधिक से अधिक 16 को विधि परिषद में या कार्यकारी परिषद में वाइसराय
कम से कम 10 लोगों को या 16 लोगों की नियुक्ति का अधिकार जो मिला, किसको मिला? वायसराय को। समझे? इससे क्या हो गया कि वायसराय का जो है ताकत जो है उन्हें बढ़ गई, इसमें वृद्धि हो गई ताकत में। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, जो देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार, पर मत नहीं। याद रखिएगा, जो केंद्रीय विधान परिषद जो बना, जो केंद्र के में जो विधान परिषद बना, उसमें भारत के जो सदस्य थे, भारत के सदस्य को भी हिस्सा मिलने लग गया। तो इसमें जो वार्षिक बजट पे जो वार्षिक जो बजट बनता था भारत के लिए, उस पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का तो अधिकार मिल गया, याद रखिएगा। लेकिन इस पर मत नहीं दे सकते थे कि हाँ ये बजट, जैसे होता ना अभी अभी लोकसभा राज्यसभा में लोग हैं तो रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है दोनों मत देते हैं। कोई मत देने का अधिकार होता है कि हाँ हम इसके पक्ष में हैं, हाँ हम इसके पक्ष में नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को तो बजट पर बहस करने का तो हक मिल गया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, लेकिन मत देने का अधिकार अभी भी नहीं था, याद रखिएगा। तो ये किसके तहत हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। अब आते हैं, बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी जानते हैं और के नाम से भी जानते हैं, और 1919 का भारत परिषद अधिनियम भी जानते हैं। इसके तहत विधानमंडलों का आकार शक्ति में वृद्धि हुआ। जो हम विधानमंडल था, भारत के लिए जो विधानमंडल था, उसके आकार शक्ति में वृद्धि हुआ किसके तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के, भारत परिषद अधिनियम के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। अब क्या हुआ? भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांप्रदायिक जो थी का जन्ना था, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो ये जन्नी जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार को। इन्होंने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट देने की बात कही, इसलिए इस अधिनियम का विरोध भी बहुत हुआ था। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 पे, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मार्ले थे वो उस समय भारत के, याद रखिएगा, जो 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम थे उसमें मार्ले जो थे वो थे भारत के राज सचिव थे, याद रखिएगा। और मिंटो जो थे वो कौन थे? भारत के वाइसराय थे उस समय, याद रखिएगा। इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, सुधार भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत के राज सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, वो भारत के इस समय वाइसराय थे, याद रखिएगा। देखिए, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा। केंद्र में जैसे कि आज के समय में हम लोग देखते हैं, केंद्र में हमारा केंद्र में है क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक उसी तरह केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जिसको उच्च सदन, जिसे हम लोग अभी राज्यसभा बोलते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, और केंद्रीय विधानसभा जिसे काउंसिल ऑफ असेंबली, जिसे हम लोग अभी लोकसभा बोलते हैं, इसका दो सदनों का सृजन हुआ, याद रखिएगा। हम लोग का अभी लोकसभा में कितना सीट है? सबसे ज़्यादा 552। तो उसी तरह उस समय केंद्रीय विधानसभा में 144 सीटें थी। हम लोग के राज्यसभा में अभी कितने सीटें हैं? तो 252 है। तो उसी तरह उस समय उच्च सदन में, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में 7 सीटें थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। और हाँ, प्रांतों में भी द्वैध शासन का जो व्यवस्था की गई वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। याद रखिएगा दोस्तों, जो केंद्र में द्वैध शासन, याद रखिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे प्रश्न फंसाते बहुत हैं। यहाँ पे देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन किसके तहत हुआ? भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन अगर पूछ देगा कि केंद्र में द्वैध शासन, तो जो केंद्र में द्वैध शासन हुआ था दोस्तों, वो कैसे हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, याद रखिएगा।
तो जो केंद्र में द्वैध शासन हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, याद रखिएगा। अब आते हैं तो प्रांत में जो द्वैध शासन थे उसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित दो विषयों में जोड़ा गया। जो आरक्षित विषय थे जैसे राजसभ हो गया, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, या जो भी जमींदारी हो गई, जो पैसा वसूलने वाला जितना भी जो था वो आरक्षित विषय में आते थे। तो उसके लिए उसको जो दे दिया गया वो आरक्षित विषय था, वो वायसराय के कंट्रोल में थे। तो वायसराय जो था उसके लिए उत्तरदायी नहीं था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय था, हस्तांतरित जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, कृषि वगैरह हो गया, ये सब जो हो गया हस्तांतरित विषय में, इसके लिए उत्तरदायी वायसराय नहीं होगा। इसके लिए उत्तरदायी ये जो होंगे, इसके जो मंत्री होंगे उत्तरदायी होंगे इसके लिए। ये जो हस्तांतरित विषय जो था, एक सेकेंड, हस्तांतरित विषय था वो केंद्र जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल के जो मंत्री लोग थे उनको दे दिया गया, और जो आरक्षित विषय थे वो वायसराय को दे दिया गया। तो वायसराय जो थे हस्तांतरित विषय के लिए वो ये नहीं थे, उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन आरक्षित विषय के लिए उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन हस्तांतरित जो विषय था यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए जो मंत्री नियुक्त थे वो इसके लिए उत्तरदायी थे, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। तो भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी, और इसके तहत सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी अलग से निर्वाचन के लिए का अधिकार मिला। आरक्षित सीट, सांप्रदायिक चुनाव का सिखों को भी आरक्षित सीट मिलने का प्रावधान इसके तहत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ। इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन। मैंने बताया था दोस्तों कि केंद्र स्तर पर जो द्वैध शासन हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो गई और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, मतलब प्रांतों को पूरा अधिकार दिया गया। 3 प्रकार की सूचियां, जैसे 3 प्रकार की सूची अभी जैसे कैसे राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, उसी तरह 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान किया गया। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना। जो संघीय बैंक, याद रखिएगा 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और संघीय जो न्यायालय था इसकी भी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई। नेहरू अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी। नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कही कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, याद रखिएगा। फिर आता है, चलिए दोस्तों ये लास्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत क्या हो गया कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, यहाँ पे दोस्तों सॉरी गलती हो गया, स्वतंत्रता विधेयक जुलाई 1947 को पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर से आधिपत्य जो था वो समाप्त हो गया, याद रखिएगा। दोनों राज्यों की सीमाओं का निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ, याद रखिएगा। तो इसके तहत ही वो भारत स्वतंत्रता संग्राम 1945 के तहत ही रेडक्लिफ ने 2 रेडक्लिफ जो थे, क्लिफ जो थे वो हमारा जो भारत है इसमें ये जो राजस्थान से लेकर के यहाँ तक जो सीमा है जिसे रेड क्लिफ बोलते हैं उसको निर्धारण किया था, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत, याद रखिएगा। तो दोनों राज्यों का सीमा का निर्धारण सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन करके किया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पॉलिटी मैंने बोला था कि 1 महीने में खत्म करवा दूंगा, लेकिन 1.5 से 2 महीने लग गए, या 2 महीने तो नहीं बोलूंगा कि 1.5 से 2 महीने, हाँ 2 महीने मान लीजिए लग गया 2 महीने में, लेकिन मैंने पॉलिटी सारा खत्म करवा दिया है। अब यहां से क्या होगा कि पॉलिटी अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो आप तो मेरे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका एमसीक्यू चाहते हैं तो मैं 5 से 10 दिन में इसका एमसीक्यू भी ले आऊंगा, और उसके बाद मैं 1 लाइनर भी इसका मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा, और एमसीक्यू का भी मास्टर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को रैप अप करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।